हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए या शरीर को चलाने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बात हम कम से कम पिछले हर वीडियो में सुनते आए हैं, पर ये बात हर बार हमें जानना क्यों जरूरी होती है? क्योंकि यही इस पाठ की आधार है, आधारशिला है। क्योंकि जब ये पता होगा और इस बात से हम हर एक टॉपिक को कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। वो ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी ये भी हमें पता चल गया कि जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जब मिला दिया जाता है तो ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। इस ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, यानी पाचन तंत्र पढ़ा था, पोषण वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने पूरा का पूरा पाचन तंत्र पढ़ा। और उस पाचन तंत्र को पढ़ने के बाद, यानी कि हम पोषण नाम से हमने ये बनाया था, पोषण या पाचन तंत्र जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था? भोजन को पचाया, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, इन सब का पाचन किया और उस पाचन से हमें प्राप्त हो गया था ग्लूकोज। आपने मुझे बताया नहीं, आप मुझे बताइएगा कि जब प्रोटीन का पाचन होता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन से। तो जब हमने पाचन पढ़ लिया, ग्लूकोज बना लिया, तो अभी हमें किसकी जरूरत और है? ऑक्सीजन की जरूरत और है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के लिए हमने क्या किया? हमने पढ़ा श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ा था? श्वसन तंत्र। ठीक है, तो ये दो तंत्र हमने पढ़े थे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाने के लिए। लेकिन अब क्या करना है? अब ये करना है कि ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही थी वो ऑक्सीजन हमें मिल रही थी श्वसन तंत्र से, यानी कि फेफड़ों के पास। ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़ों के पास जाती है। और ये जो पचता है वो जाता है इंटेस्टाइन, यानी आंतों के पास। ठीक है, तो ये छोटी आंत के पास चला जाता है, ये फेफड़ों के पास चला जाता है। लेकिन फेफड़े हमारे हृदय के अपर भाग में होते हैं, आंत हमारी स्टमक में होती है। तो इन हाथों के अंतिम सिरे तक या ब्रेन तक या पैरों तक हमारी एनर्जी कैसे मूव करेगी? कैसे ये ग्लूकोज मूव करेगा? कैसे ये ऑक्सीजन मूव करेगी? क्योंकि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ग्लूकोज चाहिए, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, और वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तोड़ के किस में बदलेगी? ऊर्जा में बदलेगी। तो प्रत्येक कोशिका तक इस ग्लूकोज को लेकर कौन जाएगा? कहाँ से? आंतों से। और ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक लेकर कौन जाएगा? कहाँ से? फेफड़ों से। कौन लेकर जाएगा? तो ये जो मूवमेंट का काम है कि ये हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन हर एक कोशिका के पास पहुंचना चाहिए, तब वो कोशिका उससे ऊर्जा बनाएगी और उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकेंगे। तो ये काम करता है हमारा परिसंचरण तंत्र। ये काम कौन करता है? हमारा परिसंचरण तंत्र काम करता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो इस परिसंचरण तंत्र में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। पहली चीज है हमारे पास रक्त। ठीक है, दूसरा है रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनियां। ठीक है, और तीसरा हमें पढ़ना पड़ेगा हृदय। ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल सा और बहुत मजेदार सा उदाहरण है कि आपको एक पौधा लगाना है या आपको खेत में फसल उगानी है। ठीक है, आपको खेत में फसल उगानी है तो उसके लिए आपको चाहिए पानी, क्योंकि पानी कहीं भी अवेलेबल हो, पानी हमारे पास अवेलेबल है, नदी में है, झीलों में है, परंतु अगर वो खेत तक नहीं आया तो वो किस काम का? ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो है। ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में है और ऑक्सीजन हमारे हार्ट में है, लेकिन उसे कहाँ तक जाना जरूरी है? प्रत्येक कोशिका तक। तो हमारे पास एक तो पानी होना चाहिए, यानी कि रक्त। शरीर में रक्त होता है, जैसे हम खेतों तक पानी ले जाने की बात कर रहे हैं। पानी को लाने के लिए वाटर पाइप भी चाहिए। ठीक है, तो वाटर पाइप्स भी हो गए अवेलेबल। तीसरी चीज है कि पानी केवल नदी में पाइप डाल दिया जाए या किसी झील या तालाब के अंदर अगर पाइप डाल दिए जाए तो क्या वो पानी खेत तक आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। तो उसको पानी को ले जाने के लिए हमें एक पंप भी लगाना पड़ेगा, ताकि वो पंप जैसे ही चलाएंगे वो
वहां से पानी को पुल करके खेतों तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे क्या होता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों अवेलेबल है, इनको हमें पहुंचाना है हर एक कोशिका तक। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे फेफड़े हैं और इनके पास है हमारी सारी की सारी ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा पाचन तंत्र है, यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, और इसके पास हमारा ग्लूकोज है। अब हमारे पास क्या है, ये एक कोशिका है, सेल। अब हमें ये भी पहुंचाना है, यहाँ पर ये भी पहुंचाना है। इस सेल के अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और उस माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बन जाएगी हमारी ऊर्जा। तो इसको यहाँ तक पहुंचाना है, इसको यहाँ तक पहुंचाना है। तो पहुंचाने का काम कौन करेगा, इन दोनों को यहाँ तक लेके जाने का काम कौन करेगा, वो ले जाने का काम करेगा हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, ये वाला तंत्र काम करेगा। तो ये वाला तंत्र काम करेगा जिसमें रक्त एक ऐसा वाहक होता है जो इन दोनों को पकड़ेगा और यहाँ तक ले जाके छोड़ देगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको बेस समझ में आ गया है कि क्यों, कैसे एक श्वसन तंत्र, एक पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं। वेल, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रक्त की। देखिए, रक्त में बेसिकली दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है कणिका। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक तरल भाग होता है रक्त का, यानी कि लिक्विड पार्ट होता है। इसके अंदर ये सारी कणिकाएं होती हैं। कौन सी कणिकाएं होती हैं वो अभी हम देखेंगे। इसका जो ज्यादातर भाग होता है प्लाज्मा का, वो बना होता है जल से। ठीक है, जल से बना होता है। इसके अलावा इसमें कुछ खनिज लवण होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन होती हैं, और पूरे रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, तो आपने इसका बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। अभी कोविड महामारी चल रही है, तो वहां पे एक बात चल रही है कि प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो वो प्लाज्मा यही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कणिकाओं के ऊपर। तो कणिका कितनी होती हैं, इसमें 3 तरह की कणिकाएं होती हैं। रक्त में कितने तरह की, 3 तरह की। पहले का नाम है WBC, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरे का नाम है RBC, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। और तीसरे का नाम है प्लेटलेट्स, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है बिंबाणु। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई आपकी कणिकाओं में, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। देखिए, WBC क्या है, इनको सबसे पहले कहा जाता है ल्यूकोसाइट। सबसे पहले आपको बता दूं, ल्यूक मतलब होता है व्हाइट। ल्यूक शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो व्हाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो WBC होगी, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इसका मतलब उन्हें क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रतिरक्षा। हमने इसका काम देखा, जैसे प्लाज्मा होता है उसका ज्यादातर भाग जल का बना होता है, तो ये लिक्विड होता है, इसीलिए रक्त जो होता है वो फ्लो हो सकता है, बह सकता है। ठीक है, तो ये मोस्टली गमन का कार्य करता है। सिमिलरली जो WBC होती हैं उनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, और ये प्रतिरक्षा का काम करती है। यानी कि हम जो बार बार बात करते हैं कि शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो वो एंटीबॉडीज कौन बनाता है, वो WBC ही बनाता है। कहीं अगर चोट लग जाती है तो वो थोड़ी देर में अपने आप हील हो जाती है। थोड़ा बहुत जुकाम हो जाए या सर में दर्द हो जाए या किसी भी तरह की जो हमें लगता है कि छोटी मोटी बीमारी हो गई है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। वो किसके वजह से हो जाती है, WBC के वजह से हो जाती है। तो WBC आपको थोड़ा सा समझ में आया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि WBC, जैसे जब WBC की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमारा शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, एक तरह से हमारे शरीर की पुलिस है, ये आर्मी है जो हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो अगर इसकी कमी पड़ जाए, WBC कम हो जाए शरीर में, तो किस पर फर्क पड़ेगा, हमारी प्रतिरक्षा पर फर्क पड़ेगा। तो हम जो कहते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो वो उसका कारण क्या होता है, ये WBC ही होती है।
दूसरी आरबीसी की बात करते हैं। हाँ, तो एक एड्स रोग जो होता है उसमें भी डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। आरबीसी की बात करते हैं, इन्हें कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। एरिथ्रो मतलब होता है रेड, ठीक है। तो एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और ल्यूक का मतलब होता है व्हाइट। तो डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, आरबीसी में एरिथ्रोसाइट इनका नाम होता है। इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और ये वो कारक होता है जिसके वजह से ऑक्सीजन मूव करती है। अभी हम वही पढ़ रहे थे ना कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके जाना है, तो ऑक्सीजन किसके वजह से जाती है? इस हीमोग्लोबिन के वजह से जाती है। एरिथ्रोसाइट इसका नाम होता है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे रोग जैसे कि मलेरिया वगैरह, उनमें जो होता है वो आरबीसी कम बढ़ जाती है, इसकी वजह से मलेरिया। जैसे एड्स होता है डब्ल्यूबीसी के कम होने से, मलेरिया वगैरह हो जाता है आरबीसी के कम होने से। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु। ये क्या होते हैं कि शरीर में इनकी संरचना कुछ प्लेट्स जैसी होती है, और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी की जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो प्लेटलेट्स का जो मुख्य काम होता है वो होता है थक्का जमाना। कैसे? जब कहीं कट लग जाता है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड अपने आप ही वहाँ पर जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं कि थक्का जमाने का काम करती हैं। आई होप कि आपको तीनों का अंतर समझ में आ गया होगा। और जैसे हमने देखा कि इसमें एड्स रोग हो जाता है डब्ल्यूबीसी कम होने पर, आरबीसी कम होने पर मलेरिया हो जाता है, या मलेरिया होने पर आरबीसी कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स है डेंगू के टाइम पे, जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट कम हो जाती हैं। आपने सुना भी होगा, जब आज से कुछ साल पहले डेंगू बहुत फैला था, तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, उनकी काउंटिंग कम हो जाती है। उससे पता चल जाता है कि बंदे को डेंगू है या नहीं है, ठीक। तो ये थी हमारी तीनों कड़ियाँ। तो ये था बेसिकली हमारे रक्त का स्ट्रक्चर। बहुत आसान तरीके से समझाया, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये रक्त क्या करता है, इसके अंदर सारी ग्लूकोज और ऑक्सीजन सब घुल जाती हैं और वो मूव करती रहती हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक चलती रहती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं रक्त वाहिनियां। देखिए, रक्त वाहिनियां बेसिकली होती हैं दो प्रकार की। एक तो होती है धमनियां और एक होती है शिरा, ठीक है। क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि ऑक्सीजन लेके जाने का काम कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है। तो रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन तो ले ही जाता है, साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाता है। कैसे? मान लेते हैं ये कोशिका है और इसके पास में से रक्त की नली गई है। ये अपने अंदर क्या लेके आया था? ऑक्सीजन लेकर अंदर आया। इसने वो ऑक्सीजन किसको ट्रांसफर कर दी? इसको ट्रांसफर कर दी, सेल को। परंतु इस सेल के पास थोड़ी देर बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्यों बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि जब ग्लूकोज होता है वो जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो बनाता है जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस जल को तो वो खुद काम में ले लेता है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको वापस दे देता है। वापस दे दिया, जब इसने इसको वापस दिया तो इसको आगे ले जाता है और इसका साइकिल चलती है। वो कैसे होती है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। यानी कि कुल मिला के ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो क्या होता है कि एक बार रक्त में क्या होती है? ऑक्सीजन, और दूसरी बार रक्त में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो धमनी, ये रब कर रही हूँ मैं, तो ये क्या होता है, जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीजन वाले रक्त को, ठीक है, ऑक्सीजन वाले रक्त को लेकर जाती हैं, और जो शिराएं होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को लेकर जाती हैं। इसे कहा जाता है ऑक्सीजनीकृत रक्त, और इसे कहा जाता है डीऑक्सीजनीकृत रक्त, ठीक है। इसे कहा जाता है ऑक्सीजनीकृत रक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड जिस रक्त में होता है उसे कहा जाता है डीऑक्सीजनीकृत रक्त, ठीक है। पक्षियों का ज्यादा शोर आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ये तो प्रकृति है। ऑक्सीजनीकृत रक्त हो गया है और ये भी ऑक्सीजनीकृत रक्त हो गया है। इनको लेकर जाती है धमनियां, इनको लेकर जाती है शिराएं।
अब देखिए, दोनों वाले रक्त एक ही नली में नहीं प्रवाहित होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए दोनों अलग अलग तरह की वाहिनियों में जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये जो शिराएं होती हैं वो हल्के नीले रंग की दिखाई देती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा आप देखेंगे धमनियां जो होती हैं वो थोड़ा सा रेडिश कलर में होती हैं, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और ये हल्का नीला पड़ जाता है किसकी उपस्थिति के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। दूसरा आप देखेंगे कि जो शिराएं होती है ना, उनकी दीवारें थोड़ी पतली होती हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रेशर थोड़ा कम होता है, जबकि धमनियों की दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं। एक चीज और होती है कि जब भी ये इस तरीके से रक्त नलियां होती हैं जिनमें रक्त बह रहा होता है, उसमें हल्के हल्के इस तरीके के कपाट लगे होते हैं। वो क्या करते हैं? एक दिशा में रक्त को बहने देते हैं। जैसे रक्त पलटने की कोशिश करता है, ये कपाट आपस में ऊंचे हो जाते हैं और ये बंद हो जाते हैं एक तरीके से, तो रक्त उल्टी दिशा में नहीं बह पाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बेसिकली अपने को तो इतना याद रखना है कि धमनियां होती हैं जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और शिराएं होती हैं जिसमें अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहता है। ठीक, अब तीसरी बात करते हैं हार्ट की। हृदय, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या होती है बच्चों को वो होती है डायग्राम की, क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो किताब में चित्र दिया हुआ है वो बनाना थोड़ा मुश्किल है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका डायग्राम कैसा होता है, बाकी इसका डायग्राम बनाना बच्चों को मुश्किल लगता है। मैं आपको सजेशन देती हूँ कि आप ये जो चित्र दिया हुआ है उसको एज इट इज ना ड्रॉ करें। ड्रॉ आप कैसे करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। क्योंकि बेसिकली टीचर ये नहीं देखना चाहता कि आपको हृदय बनाना आता है या नहीं आता, वो ये देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो जो मानव का हृदय होता है उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कमरे होते हैं, या 4 कक्ष होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, 4 कमरे होते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है ऊपर वालों को आलिंग, दिखेगा नहीं आपको, ऊपर वालों को कहा जाता है आलिंग और नीचे वालों को कहा जाता है निलय। ये वाला हिस्सा वैसे तो हम बाएं कहते हैं इस वाले हिस्से को, लेकिन इसको कहा जाता है दायां हिस्सा और इसको कहा जाता है बायां हिस्सा। ठीक है, अब होता ये है, माना कि ये मानव का शरीर है और शरीर के बीच में है ये हृदय। हृदय के हमने क्या किए? 4 हिस्से कर दिए, ऊपर वाले हिस्से आलिंग, नीचे वाले निलय, इधर वाला हिस्सा बायां हिस्सा और इधर वाला हिस्सा इधर वाला दायां हिस्सा और उधर वाला बायां हिस्सा। ठीक है, अब होता ये है कि माना कि ये शरीर है और शरीर में से अशुद्ध रक्त, कैसा अशुद्ध रक्त आता है और इधर से ये वाहिनियां बनी होती हैं और इन वाहिनियों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये शरीर है, शरीर में से अशुद्ध रक्त आया और इधर चला गया। तो क्या यहाँ पर मैं इसको लिख दूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है? इससे आप समझ जाइएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, आया और इसके अंदर चला गया। इस नली का नाम होता है, इस वाहिनी का नाम होता है महाशिरा। महाशिरा, क्योंकि ये शरीर की सबसे बड़ी शिरा होती है। ठीक है, महाशिरा इसका नाम होता है। पहली बात तो नाम से ही पता चल रहा है, शिरा है तो क्या होना चाहिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होना चाहिए। अब ये वाला ब्लड कहाँ चला गया? इसके अंदर चला गया, इसका नाम है दायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद के अंदर चला गया। अब ये वाला रक्त यहाँ से नीचे अंदर आता है, नीचे। अब नीचे आता है तो यहाँ पे एक डोर होता है जो नीचे की तरफ खुलता है। अगर यहाँ से रक्त ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसके वजह से रक्त इसमें से इसमें नहीं जा सकता, बल्कि केवल इसमें से इसके अंदर जा सकता है। इसे कहा जाता है त्रिवलनीय कपाट। अंदर चला गया, इसका नाम होता है दायां निलय, यहाँ पर। ठीक है, दायां निलय होता है। अब होता ये है कि ये जो दायां निलय है इसके अंदर अभी कैसा रक्त है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है। ठीक है, ये रक्त जब नीचे आता है उसके बाद यहाँ से एक दूसरा रास्ता ओपन होता है और ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसे। अब आप कहोगे ये आलिंद में से जा रहा है, ये आलिंद में से नहीं जाता है, ये ऊपर की तरफ से जाता है, या पीछे की तरफ से मान लो ये बीच में से ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये लीजिए, कहाँ से निकला है? ये यहाँ से निकला है। सिमिलरली यहाँ पर भी कपाट होते हैं,
वो क्या करते हैं, इधर से रक्त को तो जाने देंगे, वापस रक्त को अंदर नहीं आने देते। ठीक है, तो यहाँ से नीले से ये रक्त बाहर निकला, बाहर निकल के कहाँ गया, यहाँ से आया था यहाँ पर, यहाँ से चला गया नीले के अंदर, नीले से कहाँ गया रक्त, रक्त चला जाता है फेफड़ों के पास। किसके पास चला जाता है, फेफड़ों के पास। देखिए हमारे शरीर में हृदय होता है, हृदय से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो दोनों तरफ फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, एक इधर के फेफड़े के पास और एक इधर के फेफड़ों के पास, यानी लंग्स के पास। इधर एक लंग्स होता है और इधर, मतलब ऐसे तो नहीं होता बट आप समझ सकते हैं, ऐसे एक लंग होता है और यहाँ पर दूसरा लंग्स होता है। तो जब दूसरे दोनों लंग्स होते हैं वो दोनों के पास चला गया। यहाँ पर जो कपाट होता है उसका नाम होता है पल्मोनरी कपाट। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि रक्त बाहर गया, बाहर जाने के बाद दोनों फेफड़ों में चला गया। अब फेफड़ों के पास क्या है, फेफड़ों के पास है ऑक्सीजन। कहाँ से आई, श्वसन तंत्र से आई। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन है। इसने क्या किया कि ये जो रक्त था जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, यहाँ से गया, यहाँ फेफड़ों के पास चला गया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या किया, फेफड़ों को दे दिया, और ऑक्सीजन किस में चली गई, रक्त में चली गई। समझ में आ गया, यानी कि हमारा जो रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त यहाँ आया था, वो नीचे गया और नीचे से फिर ये चला गया फेफड़ों के पास। फेफड़ों ने एक्सचेंज कर लिया, ऑक्सीजन इसको दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड खुद ने ले ली। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस से बाहर निकाल देगा, लंग्स वापस बाहर निकाल के फेंक देंगे हम जो ब्रीथ आउट करते हैं। और ऑक्सीजन किसको दे दी, रक्त को दे दी। लेकिन वो यहाँ से वापस नहीं जाता, वो एक अन्य नलिका के द्वारा वापस जाता है। ठीक है, वो अन्य नली के पास वापस जाता है और वो रक्त यहाँ से एंटर करता है। जैसे मान लीजिए ये फेफड़े हैं और फेफड़ों ने यहाँ से एक अन्य नली डाली, अन्य शिरा धमनी जो भी कहेंगे अभी इसको, वो यहाँ जाती है। कहाँ आती है, वापस से यहाँ आती है। ठीक है, इसका नाम था महाशिरा। क्या नाम था, महाशिरा। इसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी, जिसमें से ये रक्त इधर आ रहा है, इसका नाम होता है अब आप कहोगे कि मैम यहाँ एक चक्कर पड़ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है आपने धमनी, जबकि इसमें कौन सा रक्त था, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अशुद्ध रक्त था, फिर भी आपने इसको धमनी कहा है। हाँ, ये एक अपवाद है, इसको धमनी ही कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा शुद्ध रक्त वापस से किसके अंदर आ गया, हृदय के अंदर आ गया। इसका नाम होता है फुफ्फुस शिरा। माना की बात सही है कि इसके अंदर ऑक्सीजन वाला रक्त है, शुद्ध रक्त है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है, शिरा। ये दोनों अपवाद है। इसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, इसे फुफ्फुस शिरा कहा जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। ये आया वापस से किसके अंदर, आलिंद के अंदर। आलिंद के बाद यहाँ पर वापस से एक कपाट होता है, दरवाजा होता है, जिसका नाम होता है द्विवलनीय कपाट। ये अंदर आ जाता है, निलय के पास आ जाता है। निलय क्या करता है, इसको वापस से यहाँ से एक, जैसे यहाँ निकला था, हम इसको इस तरफ बना लेते हैं और यहाँ से वापस से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और ये पूरे शरीर में फैल जाता है। ये जो रास्ता है पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके अंदर कौन सा रक्त जा रहा होता है, शुद्ध रक्त जा रहा होता है और ये पूरे शरीर में फैल जाता है। अब एक बार फिर से मैं आपको दो कलर से समझाती हूँ, 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। महाशिरा है, इसका नाम होता है ऑर्टा, इसका नाम और लिख लीजिए, ऑर्टा। देखिए हुआ ये था कि यहाँ से आया था ये ब्लू कलर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये ब्लू कलर वाला, ये ब्लू कलर का जा रहा है और ये किसके पास चला गया, फेफड़ों के पास चला गया। ठीक है, फेफड़ों ने शुद्ध रक्त, शुद्ध यानी कि रेड कलर में, शुद्ध रक्त किसको दे दिया, आलिंद को दे दिया। आलिंद से चला गया निलय में, निलय से बाहर निकला और ये चला गया पूरे शरीर में, ये चला गया पूरे शरीर में। तो मेरे हिसाब से मैंने चित्र बनाते बनाते आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप समझ गए होंगे। ये वाले एरो के निशान छोड़कर आप एज इट इज भी डायग्राम बनाएंगे तो भी वैलिड है, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नाम सारे लिख दीजिएगा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, ऑर्टा
और महाशिरा, इसको महाधमनी भी कहते हैं, ओटा को महाधमनी भी कहते हैं। महाधमनी और महाशिरा, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, ये 4 इसमें कपाट होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 4 कपाट होते हैं। तो ये था हमारा हृदय। अब एक छोटा सा प्रश्न और रह जाता है, लास्ट प्रश्न ये कहता है हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को द्विपरिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि शरीर से जब रक्त अंदर आता है और वापस जब शरीर को मिलता है, उसके बीच में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। पहले हृदय में भर गया, फिर बाहर निकल गया, हृदय से तो बाहर ही चला गया, फिर वापस से हृदय में गया, तब शरीर को वापस मिला। यानी शरीर से शरीर तक जाने के लिए रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, इसलिए इसे द्विपरिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्या सब में ऐसा होता है? सब में ऐसा नहीं होता। होता ये है कि मछलियां जो होती हैं उसमें केवल दो होते हैं, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें ये वाले कोष्ठक नहीं होते हैं। मगरमच्छ होता है, उसमें 3 होते हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग नंबर ऑफ कक्ष होते हैं, ठीक है। तो मानव ही ऐसा विकसित प्राणी है जिसमें 4 कक्ष होते हैं। तो ये है हमारा हृदय। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, जब मैं इतनी देर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकती हूँ जो कि आपको अवेलेबल है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मेरी मेहनत का फीस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।